हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी घटनाओं में से एक है, भूकंप। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े शहरों को हिला सकती है और बाहरी तबाही ला सकती है। आज की इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि भूकंप क्या होता है, यह क्यों आता है, भूकंप के प्रमुख कारण क्या हैं तथा भूकंपीय तरंगें कैसे कार्य करती हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि भूकंप को मापने के लिए किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो भूकंप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, भूकंप। देखिए, भूकंप होता क्या है। तो भूकंप एक कंपन है जो पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के अचानक निकलने से होता है। क्या होता है? भूकंप एक कंपन होता है जो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है उसके अचानक निकलने से होता है। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है जिन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो भूकंप एक कंपन होता है जो पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के रूप में निकलने से होता है और यह ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है जिन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंप विज्ञान ही है। और जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना वो कैसे बनी हुई है, कहाँ ठोस है, कहाँ द्रव है, उन सब की जो संरचना के बारे में जो हमें जानकारी भी है वो किससे मिलती है? भूकंप विज्ञान से ही मिलती है। तो भूकंप एक कंपन है जो पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के अचानक निकलने से होता है। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है जिन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंप विज्ञान ही है। अब बात करें रिएक्टर स्केल की, तो भूकंप की जो तीव्रता है उसको जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो जो भूकंप की तीव्रता जिस स्केल के द्वारा मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। जैसे हम स्पीड मापने के लिए मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, इसी तरह हमारी बीपी मापने के लिए डॉक्टर के पास एक मशीन होती है बीपी की। उसी तरह भूकंप की तीव्रता मापने किसके द्वारा मापी जाती है? रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। और इसे चार्ल्स एफ रिएक्टर 1935 के द्वारा विकसित किया गया था। और जो रिएक्टर स्केल है इसको चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा 1935 में विकसित किया गया था। अगर बात की जाए रिएक्टर स्केल पर अलग अलग तरह के भूकंप आते हैं, उनका मान से पता लग जाता है कि 2 का है, 3 का है, कितने रिएक्टर का है। अगर 2 रिएक्टर से 3 रिएक्टर के बीच में है तो वो अत्यंत हल्का रहता है। तो जब भूकंप की तीव्रता 2 से 3 रिएक्टर के बीच में है तो वो क्या रहता है? बिल्कुल हल्का रहता है। जब भूकंप की तीव्रता 4 से 5 के बीच में है तो वो कैसा दिख रहता है? मध्यम रहता है। उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर 2 से 3 का है तो जैसे हल्का सा, जैसे चाय की प्लेट हिल गई। अगर 4 से 5 के बीच में आएगा तो उससे क्या होता है, जो हमारी आलमारी रखी हुई है या हमारी दीवार हो उसमें क्या आ जाती है? दरार आ जाती है। लेकिन जब 6 से ऊपर जाता है तो उससे क्या होते हैं? बड़े बड़े भवन क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं, शक्तिशाली हो जाता है। और जब 7 से ऊपर का अगर भूकंप आता है तो वो क्या रहता है? बहुत ही विनाशकारी होता है। उसमें बड़ी बड़ी मंजिलें, सुनामी, समुद्र के अंदर पृथ्वी आपस में क्या हो जाती है? धस जाती है, पृथ्वी के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। तो 7 से ऊपर का अगर जब भी भूकंप आएगा तो वो क्या रहेगा? बहुत ही विनाशकारी भूकंप रहता है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसे चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा विकसित किया गया था। ये अलग अलग स्तर का होता है। जैसे 2 से 3 के बीच का अगर आपका भूकंप है रिएक्टर स्केल का तो वो अत्यंत हल्का होता है। 4 से 5 के बीच में तो वो मध्यम होगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन 6 से ज़्यादा है तो वो बहुत शक्तिशाली रहता है, उससे नुकसान होगा। और अगर 7 से ज़्यादा का अगर भूकंप आ रहा है तो वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो बहुत विनाशकारी होता है। तो ये एक, और जो ये भूकंप मापा जाता है ये एक लघुगणकीय पैमाना है और हर इकाई 10 गुना अधिक ऊर्जा देती है। अगर मान लीजिए 4 का भूकंप है और 4 के बाद में 5 पर आप जैसे जाओगे तो ये इसका क्या होता है? 10 गुना होता है। जितना इसमें 4 रिएक्टर स्केल पर जितना भूकंप से नुकसान होगा उससे 10 गुना नुकसान 5 पर होगा। क्या होगा? 5 पर होगा। तो एक इकाई किसके बराबर होती है? 10 गुना अधिक ऊर्जा के। तो याद रखिए, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में याद लिया जाता है।
भूकंप को अलग अलग रिएक्टर स्केल पर होता है। अगर 2 से 3 के बीच का भूकंप आ रहा है तो बहुत ही हल्का है, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। 4 से 5 के बीच में भी थोड़ा मध्यम है, ज़्यादा नुकसान इससे भी नहीं होता। लेकिन 5 से ऊपर जैसे जैसे जाओगे उससे क्या होता है, नुकसान बढ़ता जाता है। और अगर 7 से ऊपर का अगर भूकंप आ गया तो वो बहुत ही विनाशकारी होता है। और याद रखिए, जब 3 से 4 या 4 से 5 तीव्रता पर जाएंगे, जैसे ही 1 इकाई आपकी तीव्रता बढ़ेगी तो उसकी जो ऊर्जा होती है कितना होती है, 10 गुना होती है, 10 गुना तेज आएगा भूकंप। अगर आप 4 पर मान लीजिए कोई भूकंप है 4 रिएक्टर स्केल पर, और 5 रिएक्टर स्केल पर भूकंप होगा, वो 4 रिएक्टर स्केल की तुलना में कितना रहेगा, 10 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है। अब बात करते हैं हम भूकंपीय तरंगों की। तो जो भूकंप की जो तरंगे वो 3 टाइप की होती हैं, एक पी तरंगे, एक एस तरंगे और एक एल तरंगे। पी तरंगे को हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस तरंगे को हम सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, और एल तरंगे उसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पी तरंग की। तो पी तरंग को प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, इसे प्राथमिक या अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको प्राथमिक तरंगे या इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अब ये अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। सबसे पहले देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग कहते किसे हैं, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोला जाता है। और इसमें जो कणों का कंपन है वो तरंग की दिशा के समांतर होता है। किसकी दिशा होता है, जैसे मान लीजिए इस दिशा में तरंग जा रही है, ये तरंग की दिशा है, ये किसकी दिशा है, तरंग की दिशा है। और जो कणों का कंपन भी है ना, वो इसी दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है, इसी दिशा में हो रहा है। तो जब जो कणों का कंपन है वो अगर तरंग की दिशा में होता है तो उनको क्या बोला जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग, या इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। और इनकी गति कहाँ होती है, तरंग की दिशा के आगे पीछे होती है। देखिए यहाँ पर ये संपीड़न हो रहा है, कण आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और यहाँ पर कण कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बेलन। तो अनुदैर्घ्य तरंगों के अंदर क्या होता है, संपीड़न और बेलन होता है, और इसकी गति आगे पीछे होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्वनि तरंगे और पी वेव्स। अगर बात की जाए माध्यम में, तो जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, जो कणों के समांतर चलती हैं, ये तीनों में गति कर सकती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो बनावट पे इसमें संपीड़न होता है, मतलब जब कण पास पास आते हैं, और बेलन का मतलब होता है जब कण दूर दूर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात की जाए, धक्का और खींचने पर बनने वाली तरंग। तो जब ये मान ली स्प्रिंग है, इसको आप खींच करके जब छोड़ोगे तो इसमें जो तरंग बनती है वो कौन सी तरंग कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग, या उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। तो जो पी तरंग है इसको हम प्राथमिक तरंगे या इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कह सकते हैं। अब ये अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहते हैं, आपको याद हो गया होगा, क्योंकि जो इसमें जो कणों की जो गति है वो कहाँ होती है, तरंग की दिशा के समांतर होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और सबसे तेज चलने वाली तरंग यही है। तो जो तीनों तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, उसमें सबसे तेज चलने वाली तरंग यही होती है, और इसकी स्पीड 8 से 8.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। विशेषता इसकी यही है कि ये ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में चलती है। इसमें संपीड़न और विस्तारण प्रकार की, किस प्रकार की है, कभी कण एक दूसरे के पास में आएंगे तो उसको संपीड़न बोलते हैं, जब कण एक दूसरे के दूर चले जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विस्तारण बोलते हैं। तो ये संपीड़न और विस्तारण प्रकार की होती है, और यह सिद्ध करती है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग माध्यम है, क्योंकि ये जो तरंग है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति कर चल सकती है। इसीलिए ये सिद्ध करती है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग क्या है, मीडियम्स है। तो मैंने आपको पी तरंगे बता दिया, इनको अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा होता है, जो देखिए जो एस तरंगे होती है ना, एस तरंगे, तो जो एस तरंगे होती है इनको द्वितीय तरंगे या इनको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो एस तरंगे होती हैं इनको द्वितीय तरंगे या इनको अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। अभी अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो पहले मैंने आपको अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में बताया था। तो अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं, जो पी तरंगे होती हैं वो तो कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। लेकिन जो एस तरंग होती है वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जैसे ये है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। कैसे कंपन कर रहे हैं, ये जो तरंग की दिशा है, और इसमें जो कण होते हैं तरंग की दिशा के किस में कंपन कर रहे हैं,
लंबवत कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, तरंग की दिशा के ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंगे या इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। तो इसमें जो कण है वो तरंग की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर कंपन करते हैं और तरंग कण क्या करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। किसमें करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग में आगे पीछे गति करते हैं, लेकिन इसमें कैसे करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। और इसमें दो संरचना बनती है, एक श्रृंग बनती है, मतलब ऊपरी भाग श्रृंग कहलाता है और नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें दो संरचनाएं बनती हैं, श्रृंग और गर्त बनती हैं अनुप्रस्थ तरंगों में। जबकि मैंने अनुदैर्घ्य तरंग में आपको क्या बताया, अनुदैर्घ्य तरंग में क्या बनता है, संपीड़न और विलयन बनता है। जब कण पास पास आते हैं तो संपीड़न होता है और जब कण दूर दूर जाते हैं तो क्या होता है, विलयन होता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर श्रृंग और गर्त बनते हैं, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, श्रृंग कहलाता है और जब नीचे की तरफ आते हैं कण तो नीचे की तरफ क्या बनता है, गर्त बनता है। और इसमें जो कणों की गति है वो क्या होती है, तरंग की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। उदाहरण की बात की जाए तो प्रकाश तरंगे, एस वेव्स जो भूकंप के बाद भूकंप के कारण निकलती हैं, पानी की लहरें और रस्सी की लहर, ये सारे के सारे किसके उदाहरण होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। और माध्यम की बात की जाए, ठोस और तरल की सतह, गैस में ये नहीं चलती है। तो जो ये है ये ठोस में चलती हैं, तरल में भी ये नहीं चल पाती इतना, तरल में भी आप इसको याद नहीं रखिए, ये केवल ठोस में ही चलती है। किस में चलती है, ठोस तरल की सतह, गैस में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो थोड़ा सा तरल में भी ज्यादा नहीं चल पाती, लेकिन ये केवल अगर आपको याद रखना है अगर एस वेव्स के बारे में, तो एस वेव जो सेकेंडरी वेव है वो ओनली किस में चलती हैं, ठोस में चलती हैं और द्रव और गैस में नहीं चलती है। तो मैंने आपको अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग बताई थी। तो अनुप्रस्थ तरंग में जो कण है वो तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में दिशा के समांतर गति करते हैं। गति का तरीका, इसमें जो मान लीजिए ये कोई तरंग चल रही है तो इसमें कण कैसे गति करेंगे, ऐसे करेंगे ऊपर नीचे। और जबकि अगर ऐसे कोई तरंग चल रही है तो उसमें जो कण होते हैं वो इसके समांतर ही गति करते हैं और आगे पीछे गति करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग में। तो इसके अंदर क्या बनना है, इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, ऊपर श्रृंग बनता है नीचे गर्त बनता है अनुप्रस्थ तरंग में। और जबकि जो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या बनते हैं, जब कण एक दूसरे के पास आते हैं तो वो बनता है संपीड़न और जब कण एक दूसरे के दूर जाते हैं तो वो क्या बनता है, विलयन बनता है। अगर माध्यम की बात की जाए तो अनुप्रस्थ तरंगे मुख्य रूप से ठोस में ही गति कर सकती हैं, ठोस पर, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकते हैं। और इसी से हमें पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आंतरिक संरचना के बारे में हमको पता किससे लगता है, अनुदैर्घ्य तरंग से ही लगता है। तो एस वेव्स क्या होती है, इनको द्वितीय अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और इनकी गति क्या होती है, 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मैंने आपको पी वेव्स बताए थे, उनकी गति होती है 8 से 8.5 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन इस जो एस वेव्स है जिसको द्वितीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, इनकी गति 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर विशेषता की बात की जाए तो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, ना ये द्रव में चलती हैं ना ही गैस में चलती हैं। याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। पी वेव्स हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं, लेकिन एस तरंग है वो केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। और इनकी गति कैसे होती है, ऊपर नीचे होती है। कभी कण जो तरंग की दिशा के ऊपर जाएगा, ऊपर लंबवत जाता है, और कभी कण है जो तरंग की दिशा के नीचे की ओर लंबवत आता है। तो इसी से क्या बनते हैं, श्रृंग और गर्त बनते हैं। और इसी से पता चलता है कि पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में है। और जो पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में, उसका पता किससे चलता है, द्वितीय वेव्स या जिसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं उससे चलता है। अब बात करते हैं लव वेव्स या जिसको एल तरंगे या इसको सरफेस वेव भी बोला जाता है। तो जो एल तरंगे हैं इसको हम लव वेव भी कह सकते हैं या इसको सरफेस वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की किस पर चलती हैं, सतह पर चलती हैं। किस पर चलती हैं, जो एल तरंग है ये पृथ्वी की सतह पर चलती है, इसलिए इसे सतही तरंग कहते हैं। और सबसे अधिक विनाशकारी जो तरंगे हैं वो एल वेव्स ही है। कौन सी हैं, जो एल तरंगे जिनको सरफेस वेव कहते हैं, सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे भी यही हैं। और इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इसको लव वेव भी कहते हैं। तो ये प्रकार लव वेव या इसको रेले वेव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेले वेव भी बोला जाता है। ये एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, रिले वेव रखा गया। ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और अधिक नुकसान करती हैं।
जो एल वेव हैं इन्हें हम सतही तरंगे कहते हैं। सबसे अधिक विनाशकारी यही होती है। इनकी खोज एच.डी. लव ने की थी। और एक बात का याद रखिए, इनकी गति सबसे कम होती है, पी वेग की सबसे ज्यादा, एस की उससे कम, और सबसे कम जो गति होती है वो एल तरंग की होती है। इसीलिए ये सबसे नुकसानदारी भी होती है। और ये पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे अधिक नुकसान भी एल तरंगी करती है। तो ये सतही वेव होती है और ये सतह पर ही चलती है। तो अब तीनों के बारे में एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो पी तरंगे को प्राइमरी या इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोला जाता है, और सेकेंडरी वेव को क्या बोला जाता है, एस वेव को सेकेंडरी वेव या इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। तो पी वेव को क्या बोला जाता है, पी वेव को हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। और सेकेंडरी वेव को हम, एस तरंग को हम सेकेंडरी वेव या इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स यथार्थ अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव या इसको हम अनुप्रस्थ वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, अनुप्रस्थ होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। और जो एल वेव्स है इसको हम सरफेस वेव या इसको हम लव वेव भी कहते हैं। अगर बात की जाए गति की, तो सबसे तेज गति होती है वो भूकंपीय तरंगों की में पी तरंग की होती है, ये सबसे पहले यही आती है। और अगर उससे कम की बात की जाए तो एस तरंगे पी तरंगों से कम गति होती है। और सबसे धीमी की बात की जाए तो जो एल तरंगे होती हैं उनकी गति सबसे धीमी होती है, और जबकि तेज गति किसकी होती है, पी तरंग की होती है। अगर माध्यम की बात की जाए तो पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, जबकि एस तरंगे केवल ठोस में चलती है। किस में चलती है, केवल ठोस में चलती है। और एल तरंगे हैं वो केवल पृथ्वी के किस पर चलती हैं, सरफेस या धरातल पर चलती है। तो जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति कर सकती हैं, जबकि एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं। और एल तरंगे हैं वो केवल कहाँ चलती हैं, पृथ्वी की धरातल के पास। अगर बात की जाए प्रकृति की, तो पी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ध्वनि जैसी गति करती है, मतलब इसकी जो कणों की गति है वो तरंग की दिशा के समांतर होती है। एस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। इसको अगर हम इसकी गति प्रकाश तरंगे जैसी होती है। इसमें जो कणों की गति होती है वो तरंग की गति के क्या होती है, लंबवत होती है। और एल तरंग क्या होती है, इनको हम सतही तरंग कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ चलती है, सरफेस पर चलती है। अगर बात की जाए विनाश की, तो जिसकी गति सबसे ज्यादा होगी वो विनाश सबसे कम करता है, और जिस तरंग की गति सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा क्या रहती है, विनाशकारी रहती है। तो पी तरंग की गति सबसे अधिक होती है, इसलिए ये सबसे कम विनाशकारी होती है। और अगर बात की जाए सबसे अधिक विनाशकारी, तो एल तरंगों की गति सबसे कम होती है, इसलिए सबसे अधिक विनाशकारी भी एल तरंगे ही होती है। अगर बात की जाए गति की तरंगे की, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो पी तरंगे होती हैं ये कणों की दिशा के कैसे गति करती हैं, तो ये तरंग की दिशा के आगे पीछे गति करती हैं। कैसे करती हैं, इसमें जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के आगे पीछे समांतर गति करते हैं। और जबकि एस तरंग के अंदर जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं। और जबकि एल तरंगों के जो कण होते हैं ये जिंग जैंग आड़े तिरछे गति करते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी तरीके से एल तरंगे गति करती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जिंग जैग तरंगे या आड़े तिरछे तरह की इसकी गति होती है। अब बात करते हैं, देखिए जब भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप के अंदर एक केंद्र होता है और एक इसके अंदर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। तो केंद्र किसे कहते हैं भूकंप का, जिसको इंग्लिश में फोकस बोलते हैं, और एपिसेंटर जिसको हिंदी में अधिकेंद्र बोलते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो जहां से भूकंप निकलेगा, तो पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस या केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस या केंद्र कहते हैं। और सतह पर वह बिंदु जो फोकस के ठीक ऊपर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस या केंद्र बोलते हैं, और उसके लंबवत ऊपर की तरफ जो बिंदु स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिसेंटर बोलते हैं। सतह पर वो बिंदु जो फोकस के ठीक कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर या उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान है वो इस अधिकेंद्र के पास या एपिसेंटर के पास में ही होता है, यही सबसे अधिक नुकसान
होता है। तो पृथ्वी दो होते हैं, एक फोकस होता है, एक एपिसेंटर होता है। तो फोकस पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, और एपिसेंटर वो होता है जो सतह जहां बिंदु जो फोकस के कहाँ हो ठीक ऊपर होता है, उस बिंदु को हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। और जब भूकंप आता है वो सबसे ज्यादा नुकसान इसी एपिसेंटर अर्थात अधिकेंद्र के पास ही होता है। तो जैसे ये पृथ्वी है, तो जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस या केंद्र बोलते हैं, और इसके लंबवत जो पृथ्वी का जो स्थान होता है, इसके लंबवत जो पृथ्वी का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर या इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इस एपिसेंटर के पास में ही होता है। अब बात करें भारत के प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो दुनिया के प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। अगर भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो दुनिया को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, एक है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और एक है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। विश्व के 63% भूकंप है वो यहीं पर ही आते हैं। तो विश्व के जो 63% भूकंप है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है उसके अंदर आते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जापान है, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं, और लगभग 63% जो भूकंप होते हैं वो इसी जगह आते हैं। और उदाहरण की बात की जाए तो जापान। दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होते हैं 21% भूकंप आते हैं। कितना आता है, 21% भूकंप है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो भारत इसके अंदर आता है। और बात की जाए मध्य अटलांटिक क्षेत्र की तो जो 16% भूकंप है वो मध्य अटलांटिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो 63% भूकंप है वो महासागरीय क्षेत्र जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सबसे अधिक भूकंप इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और 63% भूकंप यहाँ पर आते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ आता है, जापान इसका एग्जाम्पल है। जापान में बहुत भूकंप आता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लगभग 21% भूकंप आते हैं जिसके अंदर भारत आता है। और मध्य अटलांटिक क्षेत्र के अंदर लगभग कितने परसेंट भूकंप आता है, 16%। अब बात करें हम भारत के भूकंपीय क्षेत्र की, किसकी बात करते हैं, भारत के भूकंपीय क्षेत्र की बात करें तो भारत को भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र सेकंड, क्षेत्र थर्ड, क्षेत्र फोर्थ और क्षेत्र 5। तो जो क्षेत्र सेकंड, अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको आपने क्षेत्र सेकंड से क्यों लिया गया। सबसे पहले तो क्षेत्र फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए, फिर फोर्थ आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। आपने क्षेत्र सेकंड से क्यों लिया गया, तो इसका देखिए। तो पहले क्या थे, भारत में 5 जोन थे, 1 से लेकर के 5 तक विभाजित किया गया था भारत के जोन को। लेकिन बाद में क्या हुआ था, BIS जो एक संस्थान है भारत की, इन्होंने क्या किया, बदलाव किए। उसका कारण क्या था कि क्योंकि भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो पूरी तरह सुरक्षित हो। तो पहले क्या थे, जो जोन 1 था उसके अंदर ऐसे क्षेत्रों को रखा था भारत के, तो जो क्या थे पूरी तरह से सुरक्षित थे, वहां पर कोई भूकंप नहीं आया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसने बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो पूरी तरह सुरक्षित हो, वहां पर भूकंप ही नहीं आए। तो इसी कारण से जो फर्स्ट जोन है उसको किस में मिला दिया गया, सेकंड जोन में मिला दिया। किस में मिला दिया गया, सेकंड जोन में मिला दिया। क्योंकि नो रिस्क जोन भारत का कोई भी स्थान नहीं है, नो रिस्क कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए जो जोन 1 है उसको हटा दिया गया, और कहां से स्टार्टिंग हो गई, जोन सेकंड से। तो इसलिए याद रखिए जोन 1 क्यों नहीं है, जोन 1 इसलिए नहीं है क्योंकि जोन 1 पहले जब विभाजन किया गया था तो उस समय कहा था कि जोन 1 वो क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल ही भूकंप नहीं आएंगे, वहां संभावना 0% है। तो ऐसा कोई क्षेत्र भारत का नहीं है जो भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित हो। तो इसीलिए क्षेत्र सेकंड फर्स्ट को हटा दिया गया, और हम किससे स्टार्ट करते हैं, क्षेत्र सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्र सेकंड में कम भूकंप, जहां पर जोखिम स्तर कम रहता है, यहाँ पे हल्का कंपन आता है, और इसके अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आता है। बात की जाए क्षेत्र सेकंड की तो इसमें मध्यम भूकंप आते हैं, मतलब सावधानी इसके लिए आवश्यक है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों के अंदर ये आते हैं। जैसे बात की जाए क्षेत्र 4 की तो ये उच्च क्षेत्र वाला है, इसके अंदर तेज भूकंप आते हैं। जैसे दिल्ली और बिहार के अंदर जो भूकंप आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। और बात की जाए क्षेत्र 5 की तो ये अत्यधिक होता है, इसके अंदर बहुत तेज भूकंप और सर्वोच्च जोखिम इसके अंदर रहता है, और ये उत्तर पूरब और कश्मीर के अंदर आते हैं।
तो भारत के भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर इसको पहले 5 भागों में बांटा गया था, उसके बाद जोन 1 को हटा दिया गया। अब हम जोन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगे उसी तरह से खतरा भी क्या होता है, जैसे सेकंड से थर्ड में आओगे तो भूकंप का खतरा बढ़ जाता है, थर्ड से फोर्थ पर आते हैं तो भूकंप का खतरा और बढ़ जाता है। तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र को कहाँ से स्टार्टिंग किया गया, सेकंड से। पहले फर्स्ट से स्टार्टेड किया गया था, लेकिन फर्स्ट को हटा दिया, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित माना जाए, वहां कभी भी भूकंप नहीं आए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें अपडेट भी याद रख लीजिए कि भारत ने अभी क्या किया है, एक नया अपडेट करके दिसंबर 2025 के नए मैप अपडेट के अनुसार हिमालय क्षेत्र को भी खतरनाक मानते हुए एक नया जोन बनाया है, और उस जोन को क्या कहा गया है, जोन 6। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले 5 जोन थे, 1 से 5 तक। पुराने समय में भारत को 5 जोनों में बांटा गया था। उसके बाद में जोन 1 को हटा दिया गया। उसके बाद जोन सेकंड से 5 तक थे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से भूकंप से मुक्त नहीं है, इसलिए जो जोन 1 था उसको हटा दिया गया और उसे जोन 2 में मिला दिया गया था। इसीलिए हम जोन 2 से स्टार्ट करते हैं। हमने जो ये स्टार्टिंग की है कहाँ से की है, जोन 2 से की है, तो जोन 2 से इसी तो स्टार्टेड की है। तो जो क्षेत्र 1 था उसको किस में मिला दिया, क्षेत्र 2 में मिला दिया। तो जो जोन बोलूं या मैं क्षेत्र बोलूं उसका मतलब एक ही होता है। तो जो पहले जोन 1 था उसको हटा दिया गया और उसे जोन 2 में मिला दिया गया। इसी वजह से हम गिनती अब किससे करते हैं, जोन 2 से 5 तक करते हैं। लेकिन अभी एक नया अपडेट आया है, वो जोन 6 के बारे में आया है। दिसंबर 2025 के नए मैप में अपडेट के अनुसार जो हिमालय क्षेत्र जो कश्मीर से अरुणाचल तक के हैं को और भी खतरनाक मानते हुए एक नया जोन, जोन 6 बनाया गया है। तो भारत में अब कितने जोन है, 5 जोन है। सेकंड से स्टार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। तो ये कितने जोन हो गए, वर्तमान में टोटल 6 जोन है। क्योंकि जो जोन टोटल तो 5 है, लेकिन नंबरिंग अलग अलग है, क्योंकि हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो जोन 6 है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और ये अपडेट कब आया है, दिसंबर 2025 में इसको जोड़ा गया है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र जिसके अंदर कश्मीर से अरुणाचल तक है उसको और भी खतरनाक मानते हुए नए जोन 6 बनाया गया है। तो मैंने आपको भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में बता दिया। अब भारत की महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं हैं और उस यंत्र के बारे में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समभूकंप रेखा होती है। कौन सी भूकंप होती है, समभूकंप रेखा, जिसको आइसोसेसिमल लाइन भी बोला जाता है, और ये समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो जैसे मान लीजिए 2 स्थान है जहां पे समान भूकंप आया तो उसी को क्या बोला जाता है, समभूकंप रेखा। वहां पे समान तीव्रता का भूकंप आया, जैसे दिल्ली में एक भूकंप आया वो 2 रिएक्टर का है, और हरियाणा में जो भूकंप आया वो भी 2 रिएक्टर का। तो ये कैसा रहेगा, समभूकंप रेखा रहेगी, क्योंकि समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है, तो उसको आइसोसेसिमल लाइन बोला जाता है। और समकाल रेखा, समान समय पर जो झटके पहुंचते हैं, एक साथ समान समय पर जो झटके पहुंचने वाले स्थान होते हैं उसको क्या बोला जाता है, समकाल रेखा कहते हैं। तो समभूकंप रेखा, जिसको आइसोसेसिमल लाइन कहा जाता है, ये समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। जहां पर भूकंप है वो समान तीव्रता वाला आता है, उस स्थानों को जोड़ती है। जबकि समकाल रेखा, जिसको होमोसेसिमल कहा जाता है, समान समय पर जो झटके पहुंचने वाले स्थानों को जोड़ती है। तो जो होमोसेसिमल लाइन होती है, जिसको हिंदी में समकाल रेखा कहते हैं, ये समान समय पर जो झटके पहुंचते हैं उनको जोड़ने वाले स्थानों को जोड़ती है। एक बात की जाए सिस्मोग्राफ की, तो जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं उनको जो रिकॉर्ड करता है, जो यंत्र के द्वारा उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उस यंत्र को क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। और जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है वो कौन सा रहता है, रिएक्टर रहता है। उससे मापा जाता है कितनी तीव्रता का भूकंप है। तो तीव्रता नापने वाला तो रिएक्टर्स है, और जबकि भूकंपीय तरंगों को जो रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है, वो जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है वो क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो समभूकंप आपको पता लग गया, समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ना। और समकाल रेखा मतलब समान समय पर जो झटके पहुंचते हैं उसको क्या बोला जाता है, समकाल रेखा, या इसको होमोसेसिमल लाइन भी कहते हैं। अब बात की जाए सुनामी की, तो देखिए जब पृथ्वी पर जब कोई भूकंप आता है तो उससे क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, जब पृथ्वी के अंदर कंपन होता है तो उसको हम भूकंप बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, भूकंप तो भाई समुद्र के अंदर भी आ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि भाई पृथ्वी पर ही आए जहां, तो ये तो समुद्र के अंदर भी आ सकता है भूकंप। तो जब भूकंप समुद्र के अंदर आता है
तो उससे उत्पन्न जो लहरें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, सुनामी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो समुद्र के अंदर भूकंप से उत्पन्न विशाल लहरों को सुनामी बोला जाता है। इसमें जो सु का मतलब हर्बोर होता है और नामी का मतलब क्या होता है, वेव होता है। तो जब अगर भूकंप पृथ्वी पर ना आकर, जमीन पर ना आकर के कहाँ पे आ रहे हो, अगर समुन्द्र में आ रहे हो, तो जब कंपन अगर धरती पर होता है या जमीन पर होता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। लेकिन जब कंपन अगर समुद्र के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो जब भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो उसको क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है। और सुनामी दो शब्दों से मिला, सु जिसका मतलब हर्बोर होता है और नामी का मतलब क्या होता है, वेव होता है। अब बात करें भूकंप के कारण की, तो भूकंप के कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ मानवीय कारण भी होते हैं। अगर प्राकृतिक कारणों में बात की जाए तो प्लेट का आपस में सरकना, मैंने आपको बताया था जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। अब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे पर क्या करेंगी, ये एक दूसरे पर अगर ये रिगड़ी जाएंगी तो उससे क्या होगा, एक दूसरे पर ये रिगड़ती हैं या फिसलती हैं, तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसका प्रमुख कारण होता है। दूसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलती है तो उससे भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। भी ज्वालामुखी क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां अच्छे से पूरा डिटेल में बताऊं। यहाँ बस इतना याद रखिए, जो प्राकृतिक कारण भूकंप का प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिसके बारे में पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हो। एक दूसरा कारण होता है ज्वालामुखी विस्फोट, या तीसरा कारण होता है भ्रंश, मतलब फॉल्ट आ जाता है, पृथ्वी नीचे धंस जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, भ्रंश। तो उसके कारण भी भूकंप आते हैं। अगर मानवीय कारण की बात की जाए तो जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक खनन किया जाता है तो उससे आ सकते हैं। जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा बांध बना दिया जाता है तो उससे भी भूकंप आ जाते हैं। और जब न्यूक्लियर टेस्ट अर्थात जो परमाणु परीक्षण होता है उससे भी क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। तो ये जो खनन, बांध और परमाणु परीक्षण है ये मानवीय कारण है, जबकि प्लेट विवर्तनी, ज्वालामुखी और भ्रंश ये क्या है, प्राकृतिक कारण है। क्या है, ये प्रकृति के अनुसार है, ये किसी मानव के द्वारा नहीं है ये कारण। तो इनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक कारण। प्लेट आपस में सरकती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, पास आती हैं या एक दूसरे पर फिसलती हैं तो भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आते हैं। फॉल्टिंग या भ्रंश होता है उस पर भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और मानव का कारण क्या है, जैसे खनन है, बांध है और परमाणु परीक्षण है। तो खनन, जब अत्यधिक खनन होता है तो भूकंप आते हैं। बांध, अगर पृथ्वी पर कुछ बड़ा बांध बना दिया उससे भी भूकंप आ जाते हैं। और जब परमाणु परीक्षण होता है तो उससे भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। अब बात की जाए भूकंप का प्रभाव क्या होता है, तो भूकंप का प्रभाव, अगर अत्यधिक तेज भूकंप आया है तो उससे भवन गिरते हैं। क्या होते हैं, भवन गिरते हैं। कम तीव्रता वाला भूकंप है तो उससे तो ज्यादा नहीं होगा, दीवार में दरार आ जाएगी या आपकी रसोई के अंदर अगर कोई प्लेट्स रखी हुई है, कप रखी, वो सामान क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन अगर ज्यादा तीव्रता का है तो उससे भवन गिर जाते हैं, जान मान की हानि हानि होती है, समुद्र के अंदर सुनामी आती है और भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जो जमीन है वो क्या करती है, सरक जाती है। क्या होता है, जैसे यहाँ से जो जमीन है वो क्या हो गई, सरक जाती है। तो भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जमीन का सरक जाना। तो भवन गिर जाते हैं, जान मान की हानि होती है, समुद्र के अंदर सुनामी आती है और क्या होता है, भूस्खलन होता है। अब भूकंप के बचाव क्या है, देखिए ये कुछ बचाव है, इससे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, लेकिन ये मत मान लीजिए कि 100% ये सब कुछ है। बस थोड़ा आपका नुकसान इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप ये कार्य करोगे तो आपका जो नुकसान है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे पहला तो है कि आप खुले स्थान में चले जाएं। कहाँ पर चले जाएं, खुले स्थान में जाएं और भवनों से दूर रहें, क्योंकि भूकंप में भवन गिरने की संभावना रहती है, इसलिए भवनों से दूर रहें, खुले स्थान पर चला जाए। और अगर आपके ऊपर कोई मेज और टेबल है आपके वहां पर तो आप उसके नीचे घुस जाएं। कहाँ घुस जाएं, मेज के नीचे छिप जाएं। कि इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉप कवर होल्ड। क्या बोला जाता है, ड्रॉप कवर होल्ड। तो मतलब मेज के नीचे भी आप घुस जाओगे तो भी आप भूकंप के इफेक्ट से बच सकते हो। और बिजली गैस को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना। तो तब भी भूकंप आए तो उस टाइम पे बिजली और गैस को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। खुले स्थान पर चला जाना चाहिए, भवनों से दूर रहना चाहिए। और अगर आपके पास मेज है तो उसके नीचे छिप जाना चाहिए। ये भूकंप से क्या है, बचाव है। तो अभी तक हमने भूकंप के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले
सबसे पहले भूकंप क्या है, तो पृथ्वी की सतह का जो अचानक कंपन होता है उसी को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप पृथ्वी की सतह में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न कंपन को ही क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए भूकंप का मुख्य कारण ऑप्शन के अनुसार ना तो वर्षा है, ना तापमान है, ना ही हवाएं क्या है, प्लेट विवर्तन, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। जब आपस में प्लेटें एक दूसरे पर सरकती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसी से किसका उत्पन्न होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेटों की गति और टकराव से क्या उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। रिएक्टर पैमाना किसे मापता है, तो जो रिएक्टर पैमाना होता है वो किसको मापने के लिए यूज में लिया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज में लिया जाता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का है, 2 का आया है, 3 का आया है, 4 का आया है, उसको मापने का जो पैमाना होता है उसी को क्या बोला जाता है, रिएक्टर पैमाना। सिस्मोग्राफ क्या है, तो जो सिस्मोग्राफ है वो क्या करता है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, जो भूकंपीय तरंगे होती है, इस टाइप की जो भूकंपीय तरंगे होती है ना, ऐसे चलती है, देखिए भूकंपीय तरंगे जैसे ऐसे है, तो इस टाइप की कुछ रिकॉर्ड ये क्या करता है, इस तरह की जो तरंगे होती है उनको रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो सिस्मोग्राफ है वो भूकंपीय तरंगों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है, जो भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। वहीं से क्या होती है, भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जहां भूकंप से उत्पत्ति होती है उसको फोकस या भूकंप का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उपकेंद्र क्या कहते हैं, तो भूकंप का जो केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर पृथ्वी पर स्थित जो बिंदु होता है उसी को क्या बोला जाता है, उपकेंद्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे अगर भूकंप का ये केंद्र है तो इसके ठीक ऊपर जो ये यहाँ जो स्थान होगा इसी को क्या बोला जाता है, उपकेंद्र कहा जाता है। तो सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है उसी को उपकेंद्र कहते हैं। प्राथमिक तरंगे कैसी होती हैं, तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो धीमी होती हैं, नहीं चलती हैं या केवल जल में चलती हैं। तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो सबसे तेज होती हैं और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति कर सकती हैं। सतहीय तरंगे सबसे अधिक नुकसान क्यों करती हैं, जो कि जो सतहीय तरंगे होती हैं जिसको हम एल वेव्स भी या तृतीय तरंग भी बोलते हैं, ये सबसे अधिक इसीलिए करती हैं क्योंकि इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है और ये सतह पर चलती हैं। किस पर चलती हैं, सतह पर चलती है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाती है। भूकंप के समय क्या करना चाहिए, आपको भागना चाहिए या खुले स्थान पर जाना चाहिए या कूदना चाहिए या चिल्लाना चाहिए, तो कहाँ चले जाना चाहिए, खुले स्थान में। सॉरी। भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो जो भूकंप का मापन है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, भूकंप को जो रिकॉर्ड है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर जो पृथ्वी की जो ठोस परत होती है जिसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस परत होती है उसको क्या बोला जाता है, हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किससे संबंधित है, जो प्लेट विवर्तनी जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित, ना मौसम से है, ना प्रकाश से, ना ध्वनि से है, किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। भूकंप का प्रभाव क्या है, तो इससे भवन गिरते हैं, सुनामी आती है, भूस्खलन होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो क्योंकि भूकंप जब आता है तो उससे भवन भी गिरते हैं, सुनामी भी आ सकती है, भूस्खलन भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। सुनामी किससे उत्पन्न होती है, जो सुनामी होती है वो समुद्र के अंदर आती है और वो किससे उत्पन्न होती है, भूकंप से ही उत्पन्न होती है। सबसे खतरनाक भूकंप तरंग कौन सी है, तो जो सबसे खतरनाक भूकंप तरंग है वो एल तरंग है। कौन सी तरंग है, एल तरंग है, क्योंकि जो एल तरंगे होती हैं ये पृथ्वी के कहाँ चलती हैं, सरफेस पर चलती हैं और इसकी गति सबसे धीमी होती है, इसलिए ये सबसे खतरनाक होती है। रिएक्टर पैमाना किसने बनाया था, तो जो रिएक्टर पैमाना है वो चार्ल्स रिएक्टर ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स रिएक्टर ने बनाया था। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, जो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। पी तरंगे किस प्रकार की होती हैं, तो जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। किस प्रकार की होती है, जैसे मतलब इनकी जो गति होती है वो जो तरंग की गति कैसे होती है, समांतर होती है। जो कणों की गति होती है
पी तरंगों की वो जो तरंग की गति है उसकी कैसे होती है, समांतर होती है और इसके अंदर संपीड़न और विलयन पाया जाता है। एस तरंगे किस प्रकार की होती हैं, तो जो एस तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और इनकी जो गति होती है वो तरंगों की गति की क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई तरंग जा रही है इधर, तो जो एस तरंगों की गति है वो इस टाइप की रहती है। कैसी रहती है, इस टाइप की रहती है। इसके अंदर सुरंग और गर्त बनते हैं। भूकंप का समय क्या होता है, तो देखिए भूकंप का कोई समय निश्चित नहीं है, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी, सुबह कभी भी ये आ सकता है। तो जो भूकंप का समय वो कैसा है, अनिश्चित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।